मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है, और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, मैंने आपको कई बार बोला है, प्लीज बिल्कुल फ्रिक्वेंटली पूछिए, कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी अटकते हो, कॉल में, व्हाट्सएप में, ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका डाउट उसी टाइम क्लियर हो जाए। ओके, चलिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। किस लिहाज से, क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो यूं समझ लीजिए कि उसका बेस है पीरियोडिक टेबल हुआ जो हमने लास्ट चैप्टर किया, और ये बहुत कुछ है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि हम यहाँ पे बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में एटम्स जब आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनते कैसे हैं, क्यों बनते हैं, ठीक है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपके दिमाग में भी कभी क्वेश्चन अराइज किया होगा कि व्हाट इज द नीड दैट हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अकेले ठीक नहीं थे क्या, ठीक है, क्या जरूरत पड़ती है कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड बनाने की। दोनों अकेले अकेले भी तो ठीक हो सकते हैं ना, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, जरूरत क्या है एटम्स को कंबाइन करने की। तो ये चीज आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं हम लोअर क्लासेस में, कि कोई भी एटम कंबाइन करने के लिए उसकी दो ही कंडीशन, मतलब दो ही चीजों को पूरा करने के लिए वो कंबाइन करेगा, टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट। भाई जैसे लिथियम है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, इनका डुप्लेट होगा। बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं, जैसे जो बड़े हैं थोड़े एटॉमिक नंबर के, उनका हम ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो बेटा कोई भी एलिमेंट हो, वो किसी भी तरह से कोई भी बॉन्ड बना रहा हो, किसी भी टाइप की रिएक्शन शो कर रहा हो, उसका सब कुछ करने का, उसके सारे हाथ पैर मारने के पीछे एक ही मकसद होता है कि वो किसी तरह अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा कर दे, अपनी बाहर वाली शेल के अंदर 8 या 2 इलेक्ट्रॉन को रखे ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, जो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो बहुत स्टेबल होती हैं एक्सचेंज एनर्जी के कारण, जिसको हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, और सिमेट्री के कारण। तो हर एलिमेंट चाहता है कि उनको वो स्टेबिलिटी मिल जाए। ठीक है, अब उस स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए वो कर क्या सकते हैं। हर एलिमेंट एक रास्ता नहीं अपनाता उस चीज को अचीव करने के लिए। जैसे आप सबको पता है भाई, आपको पढ़ लिख के अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, सबका ना। पर उस चीज को अचीव करने के लिए स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड यूज करते हैं। कोई कॉमर्स ले रहा है, कोई आर्ट्स ले रहा है, कोई साइंस ले रहा है, कोई ग्रेजुएशन के बाद कुछ कर रहा है, कोई 12th के बाद कुछ कर रहा है, पर अल्टीमेट सबका एम वही है कि भाई अच्छी खासी जॉब हो, लाइफ सेटल हो। ओके, तो ये भी सबके साथ यही है, एलिमेंट के साथ भी वो भी चाहते हैं कि स्टेबिलिटी मिले। पर हर एलिमेंट क्योंकि यूनिक है, अलग है, तो उनकी स्टेबिलिटी एक्वायर करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि वो डुप्लेट और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करें, गेन या लॉस। अगर ज्यादा है तो गेन, सॉरी कम है तो गेन कर दो ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अगर ऑक्टेट से ज्यादा है 1 2 3 तो उनको आप लॉस कर दो। हो सकता है कि वो शेयर करके ऐसा कर रहे हो, जैसा कि कोवलेंट बॉन्ड में होता है। यू ऑल आर वेरी फेमिलियर विद द आयनिक बॉन्ड एंड द कोवलेंट बॉन्ड। भाई ऐसा करेंगे तो मतलब बॉन्ड बनेगा कोवलेंट, ऐसा करेंगे तो बॉन्ड बनेगा आयनिक, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट। और एक तीसरा भी बॉन्ड पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 3 तरीके यूज करते हैं एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करने के लिए। या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले और दे के ऐसा करेंगे, मतलब आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, जब उन्हें लगे ना कि लेना देना पॉसिबल नहीं है तो वो शेयर कर लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और ये भी कोवलेंट बॉन्ड का ही कुछ उसमें से निकला हुआ तरीका है, जिसको डिटेल में हमें पढ़ना है, तो मैं अभी ज्यादा नहीं समझा रही। इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ये एक तीसरी टाइप का बॉन्ड है, या तो वो इसको यूज करके अपने ऑक्टेट और डुप्लेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे बेटा एलिमेंट्स, ताकि किसी तरह से उनका जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर मिल गया आपको। कंबाइन क्यों करते हैं, ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करने के लिए करेंगे क्या भाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे, या तो शेयर करेंगे या इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करेंगे। अब नोबल गैसेस में ऑक्टेट और डुप्लेट ऑलरेडी पूरा है, तो उनको ये तामझाम करना ही नहीं पड़ता। दैट्स वाई हम बोलते हैं ना कि वो नोबल है, रिएक्ट वगैरह नहीं करती हैं। इसीलिए तो नहीं करती
कि बाकी सबके पास जो कारण है रिएक्ट करने का वो कारण ही नहीं है उनके पास, तो वो रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है दैट इज लुईस सिंबल्स, या फिर जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा है ना, ये हमने इसको आई थिंक 9th क्लास में और 10th क्लास में किया था कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर डॉट के फॉर्म में दिखाना, वो उस एलिमेंट का लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कार्बन के 4 हैं तो 4 दिखा दिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता एटॉमिक नंबर क्या है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट की फॉर्म में दिखाओ। जैसे सल्फर है, सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दी। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के 7 हैं तो 7 डॉट दिखा दी। तो मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक आप सबका पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक आएंगे केमिकल बॉन्डिंग में जो पढ़ रखे हैं, तो उनको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए अगला टॉपिक देखिए। Now, the next topic is ionic bond. लुईस स्ट्रक्चर के बाद अगला टॉपिक आपके पास है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर जैसे तुमसे कोई पूछ भी ले कि बेटा क्या फायदा है लुईस स्ट्रक्चर बनाने का, तो देखो एक तो ना आपको एटॉमिक नंबर, मास वगैरह कुछ पता होने की जरूरत नहीं। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का लुईस स्ट्रक्चर बना के दे रखा है तो आप सीधा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हो। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं ना बेटा जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का तो रोल ही नहीं होता। जैसे मैं यूं कह दूं लाइक मैंने बना दिया रुबिडियम और रुबिडियम के बाहर मैंने एक डॉट बना दिया, तो नो नीड कि आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि इसका मास क्या है, नंबर क्या है। आपको पता चल गया भाई रुबिडियम के अंदर एक जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वैलेंसी पता कर सकते हो भाई। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो वैलेंसी पता करना कौन सी बड़ी बात है। लास्ट वीडियो में हमने यही पढ़ा है। तो लुईस स्ट्रक्चर से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। व्हाट इज द वैलेंसी, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट, तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ओके, इसलिए वो थोड़ा हेल्पफुल है हमें। अब बिकॉज हम पढ़ रहे थे कि अगर ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करना है तो या तो इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करो या शेयर करो या वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। तो अब हम तीनों तरीकों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करते हैं एलिमेंट अपना ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करने को। तो उसमें पहला उनका तरीका ये हो सकता है आयनिक बॉन्ड, या इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या होता है बेटा, आप सब जानते हो कि जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, एक एलिमेंट कंप्लीटली लूज कर दे इलेक्ट्रॉन, कैटाइन बन गया, एक कंप्लीटली गेन कर दे एनाइन बन गया। अब इस कैटाइन और एनाइन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली कब बनता है, जब कोई मेटल हो। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, मेटल और नॉन मेटल में। मेटल जिसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो ऑक्टेट या डुप्लेट से, नॉन मेटल जिसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कम हो ऑक्टेट या डुप्लेट से। तो ये इतने लॉस करेगा, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो आप सब जानते हो बेटा कि एक्चुअली में क्या होता है आयनिक बॉन्ड, एक कैटाइन और एक एनाइन बढ़ेगी, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे मान लो M और N, मैंने मेटल नॉन मेटल लिखा, तो M मान लो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट बिकम्स M पॉजिटिव एंड 1 इलेक्ट्रॉन। N जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो बिकम्स N नेगेटिव। नाउ द फोर्स बिटवीन M पॉजिटिव एंड N नेगेटिव इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड। सिंपल है। ठीक है, ये सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि M पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर रहा होगा और N नेगेटिव भी एक लेने के बाद नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर रहा होगा। जैसे इस टाइप का एग्जांपल क्या हो जाएगा, NaC। ठीक है, तो 10th के अंदर हमने ये दोनों बॉन्ड बड़े डिटेल में पढ़े थे, आयनिक एंड कोवलेंट। उनसे ज्यादा अब इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात ये, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कितने एग्जाम्पल है, जैसे दुनिया भर के एग्जाम्पल है जिनमें आयनिक बॉन्ड बन रहा था। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे 10th में, इस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखाओ, उस कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखाओ। सो दिस इज द रिपीटेड टॉपिक। अब इसके बाद आपको 10 से 15 एग्जाम्पल करने हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड बन रहा हो और दिखाना है
कि इसमें कैटाइन ये है, एनाइन ये है, इसने इसको इतने इलेक्ट्रॉन दिए, इतने नहीं, ठीक है। जैसे MgO, MgCl2, KCl, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम्पल आप कर सको आयनिक कंपाउंड्स के, वो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के करके दिखाने, ठीक है। तो ये काम मैं आप पे छोड़ रही हूँ क्योंकि आता है आपको, मुझे पता है 10वीं में हमने खूब कर रखा है। ओके, अगर आपने आयनिक बॉन्ड बना रखा है किसी भी एलिमेंट में, तो उस केस में आयनिक बॉन्ड में जो वैलेंसी होती है बेटा, उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। कोवैलेंसी कब बोला जाता है किसी भी एलिमेंट के? जैसे देखो क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन दोनों बॉन्ड बनाता है, वो आयनिक बॉन्ड भी बनाएगा और वो कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाएगा। अगर मैं लिखूं कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, दिस बॉन्ड इज कोवैलेंट between carbon and chlorine because carbon is also non-metal, chlorine is also non-metal. but अगर मैं ये बॉन्ड देखूं Na और Cl में, तो क्लोरीन मेटल के साथ बॉन्ड बना है, that's why इसका मतलब मेटल और नॉन मेटल के केस में बॉन्ड आयनिक। तो क्लोरीन आयनिक भी बना रहा है और क्लोरीन कोवैलेंट भी बना रहा है। तो आयनिक बॉन्ड के केस में क्लोरीन की वैलेंसी होगी इलेक्ट्रोवैलेंसी, और कोवैलेंट बॉन्ड के केस में क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी दैट इज कोवैलेंसी, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो बेटा देखो आयनिक बॉन्ड में होगी इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो या तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस है या इलेक्ट्रॉन गेन है। मैं तुमसे ये कहूं कि क्लोरीन की कोवैलेंसी क्या है, तो तुम कहोगे मैडम 1, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। इलेक्ट्रोवैलेंसी, सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, तो आप कहोगे मैडम 1, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो इसमें देखो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव पर 1 क्लोरीन पे तो 1 ही नेगेटिव है। तो इस कंपाउंड में क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 बट मैग्नीशियम की 2 है, क्योंकि मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दैट इज 2। तो ये टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है ना, आप कर लोगे आराम से, ठीक है। आगे देखिए इसको, द नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब क्या होगा बेटा, कि इसके कोई डायरेक्शंस नहीं है आयनिक बॉन्ड में। क्यों होता है बेटा, बिकॉज किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर देखो कैटाइन और एनाइंस होंगी, एक कैटाइन के चारों तरफ बहुत सारी एनाइंस हो सकती हैं, ठीक है, और एक एनाइन के चारों तरफ बहुत सारी कैटाइंस हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। सो देयर इज नो डायरेक्शन, आयनिक बॉन्ड के अंदर ऐसी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। एक नेगेटिव आयन को बहुत सारी जो है कैटाइन सराउंड करके रखती है, एक कैटाइन को बहुत सारी जो है नेगेटिव आयन सराउंड करके रखते हैं। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है बॉन्ड की, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर नॉन डायरेक्शनल इन द नेचर। आपने ये पढ़ा है कि जैसे आयनिक कंपाउंड है NaCl है, दैट इज क्रिस्टलाइन इन द स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है। तो क्या होगा, एक सोडियम आयन होगी, उसके चारों तरफ 6 जो है वो आपको क्लोरीन आयन मिलेंगे, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, एक आगे की तरफ Cl नेगेटिव और एक पीछे की तरफ Cl नेगेटिव। जैसे सोडियम आयन है, एक क्लोरीन इधर, एक इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे, उसके चारों तरफ जो है वो 6 आपको क्लोरीन आयन मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह एक जो Cl नेगेटिव आयन होगी, उसके ऊपर नीचे की साइड आपको 6 सोडियम आयन मिलेंगे, ठीक। जैसे ये क्लोरीन, तो 1 सोडियम, 2 सोडियम, 3 सोडियम, 4 सोडियम, 5 सोडियम और 6 सोडियम, ठीक है। यहाँ सोडियम और यहाँ सोडियम, ठीक है। तो एक आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन जो सराउंड करे किसी आयन को, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इसमें भाई Na पॉजिटिव को कितनी Cl नेगेटिव सराउंड कर रही है, 6, एक Cl नेगेटिव को कितनी Na पॉजिटिव सराउंड कर रही है, 6। तो तुमसे कोई पूछे भाई NaCl में सोडियम और क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो तुम कहोगे मैम इट इज 6:6, मतलब सोडियम को 6 क्लोरीन, एक सोडियम को 6 क्लोरीन और एक क्लोरीन को 6 सोडियम आयन सराउंड करती है। तो आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर जो अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे को सराउंड करती हैं, जिनका नंबर, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ओके, चलिए अब इसके बाद का जो टॉपिक है ना वो नया है, वो आपको नहीं पता है, दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ये कंपाउंड आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और कौन से फैक्टर है जो नहीं करते हैं कि भाई इस सूरत में आयनिक बॉन्ड नहीं बनना चाहिए।
तो वो टॉपिक मेरे करवाने का है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, आपको समझाना पड़ेगा, पढ़ा हुआ नहीं है आपका बिल्कुल भी पहले। ओके, तो आज मैं एक ऐसा छोटा टॉपिक करवा देती हूँ जिससे आप फेमिलियर हैं, तो टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, फिर वो टॉपिक बचा हुआ हम अलग से वीडियो में कर लेंगे। ओके, तो इसके बाद का टॉपिक क्या है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आपको पता है भाई आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी बोल दो या आयनिक कंपाउंड की, क्योंकि जिन कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड होगा वो आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड्स के क्या क्या गुण होते हैं, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी क्या है, हमने पढ़ा था ना इसको थर्ड चैप्टर में, डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, सो दैट इज सेम, कुछ भी अलग नहीं है उसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जर्नल की बात कर रहे हैं, किसी एक दो कंपाउंड को स्पेसिफिक लेके नहीं चलेंगे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो बेटा मिल जाएंगे, हर कंपाउंड अलग होता है, तो ओवरऑल देखेंगे कि कैसे बिहेव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं स्टेट की बात करूं तो दीज आर आयनिक सॉलिड्स, या आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होगा और ये सॉलिड स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब लिक्विड में और गैसियस स्टेट में आपको आयनिक कंपाउंड यूजुअली देखने को नहीं मिलेंगे। इनका स्ट्रक्चर बहुत ही वेल डिफाइंड होता है, मतलब इनमें बिल्कुल भी इरेगुलरिटी नहीं होती, कोई भी स्ट्रक्चर में बहुत ही क्लियर कट एकदम स्ट्रक्चर है। जैसे मैं NaCl का एग्जांपल ले रही थी, तो हर सोडियम के चारों तरफ 6 के चारों तरफ, जैसे ये सोडियम 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन, इस क्लोरीन के एक सोडियम इधर, मतलब ये चीज रिपीट करते चले जाओ तो कोई इरेगुलरिटी आपको मिलनी ही नहीं है। इनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा रेगुलर है, आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ के पूरे की उम्मीद लगा सकते हो कि हाँ अगर इतनी देर में ये अरेंजमेंट है ना तो बाकी पूरी जगह में यही अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सॉलिड का स्ट्रक्चर दो टाइप का है, अमरफस और क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन बहुत ही रेगुलर ज्योमेट्री वाले कंपाउंड है जिनमें कुछ भी इरेगुलर नहीं, सब पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, अमरफस में कोई रेगुलर पैटर्न आपका नहीं होता है। ठीक है, तो हमने आपको लैब में मॉडल भी दिखाया था सोडियम क्लोराइड का, आपको याद हो तो उसमें वो आपको दिख रहा था ना, बिल्कुल एग्जैक्ट होता है सब कुछ। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनका होता है बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, electrostatic force is very strong, that's why they have high melting and boiling point, high melting point and boiling point, रीजन आप सब जानते हैं, आपने पढ़ भी रखा है। इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि आयंस को दूर करना मुश्किल होता है, तो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको हाई मिलेगा। सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी में लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल फॉलो होगा, बिकॉज आयनिक कंपाउंड पोलर हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो वाटर इज ऑल्सो पोलर, पॉजिटिव नेगेटिव, तो दे आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर। जैसे नमक बहुत अच्छा घुलता है पानी में, कारण कोई पूछ ले कि बेटा पोलर पोलर होने से सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, तो उसका रीजन ये बेटा, जैसे ही आप नमक को पानी में डालोगे, नमक का सोडियम आयन जो है वो पानी के OH नेगेटिव आयन से सराउंड होने लग जाएगा। जैसे पानी का मॉलिक्यूल अगर मैं यूं दिखाऊं H2O, तो ऑक्सीजन की तरफ से घेरने लग जाएंगे सोडियम को, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और अगर मैं Cl नेगेटिव की बात करूं तो उसको किसकी तरफ से घेरने लग जाएंगे, हाइड्रोजन की तरफ से, इस तरह का। और धीरे धीरे अब इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, इस सोडियम और इस ऑक्सीजन में, और इस रस्साकसी में सोडियम और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Na पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस। ये पानी का क्या रोल होता है आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे सेम कारण है कि पानी का क्या रोल होता है एसिड और बेस के बिहेवियर में, कि एसिड कैन रिलीज H पॉजिटिव विद एसिड, बेस कैन रिलीज OH नेगेटिव विद एसिड, सो व्हाई वाटर इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, वही काम करेगा यहाँ पे भी। पानी पोलैरिटी होने से अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, दैट्स व्हाई आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, नहीं तो आयनिक बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, ऐसे तो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो है आयनिक कंपाउंड्स में आपको अच्छी खासी मिलेगी पानी के अंदर। ठीक है, पोलर है। अगर इसी नमक को मैं केरोसिन ऑयल में डालूं, पेट्रोल में डालूं, एसीटोन में डालूं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी बड़ी कम मिलेगी, बिकॉज दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये चीज काम नहीं करेगी, तो इनकी सॉल्युबिलिटी लगातार क्या है बेटा, घट जाएगी। ठीक है, तो मतलब घुल भी जाएंगे तो बहुत कम अमाउंट घुलेगा, पानी के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा जो है वो कम अमाउंट होगा आपका, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल भी मिलेंगे।
पानी बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिकॉज इट हैव वेरी हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी होती है, और पानी के केस में ये लगभग 80 वैल्यू रखता है, मतलब पानी अच्छा खासा पोलर है, चार्ज को पकड़ के रख सकता है। दैट्स वाई ये आयनिक कंपाउंड्स को इतना अच्छा अपने अंदर घोलेगा। इसका कंपैरिजन अगर मैं ईथर से करूं, एसीटोन से करूं, तो बेटा एसीटोन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो खाली 21 है, ईथर का तो 4 ही है, बस 4.1 के आसपास। तो जहां पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 80 है, उसके कंपैरिजन में एसीटोन और ईथर का तो बड़ा ही कम है, तो वो अच्छे सॉल्वेंट नहीं है। पानी जो है वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है ड्यू टू इट्स हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो सॉलिड स्टेट में तो बेटा आयनिक कंपाउंड बिजली पास नहीं करेंगे, ऑब्वियस रीजन है, आयंस फ्री नहीं होती मूव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पर लिक्विड कंडीशन में, मतलब मोल्टन स्टेट में और एक्वस कंडीशन में, क्योंकि पिघलते ही इनके कैटाइन एनाइन अलग हो जाते हैं, एक्वस कंडीशन में भी कैटाइन एनाइन अलग हो जाते हैं, तो देन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड नमक में से पास नहीं होती, पिघले हुए नमक और नमक के पानी में से पास हो सकती है। ओके, लास्ट है आपके पास द आयनिक रिएक्शंस। ठीक है भाई, आयनिक रिएक्शन जो है वो बड़ी फास्ट होती है। जैसे आपने एक रिएक्शन पढ़ी होंगी डबल डिस्प्लेसमेंट में, BaCl2 रिएक्ट विद Ag like BaCl2 aqueous react with Na2SO4 aqueous to convert into BaSO4 PPT और प्लस में NaCl aqueous। तो ये जो आयनिक रिएक्शन है, दीज आर आयनिक कंपाउंड्स, Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो आयनिक रिएक्शंस जो है वो बड़ी फास्ट होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं, सेकंड्स में हो जाती है, सेकंड से भी काफी कम टाइम में। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है दुनिया भर के इसके। ठीक है, कारण पूछ ले कोई बेटा क्यों होती है, तो देखो रिएक्शन होने का ना एक छोटा सा प्रोसीजर है। क्या होगा, अगर मान लो आप A और A प्लस में B और B की रिएक्शन करके एक भी बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आपको A और A के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर आपको B और B के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर आपको A और B में नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तब तुम्हारी रिएक्शन पूरी होगी ना। ठीक है, अगर तुमने आयनिक कंपाउंड ले रखा है, जैसे मैंने यहाँ लिया BaCl2 एक्वस, Na2SO4 एक्वस, तो क्या मेरे को ये बॉन्ड तोड़ने पड़े? नहीं तोड़ने पड़े। क्यों? क्योंकि पानी के साथ आते BaCl2 अपने आप कन्वर्ट हो गया Ba2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव में, पानी के साथ आते ये कन्वर्ट हो गया इनटू 2Na पॉजिटिव एक्वस प्लस में SO4 2 नेगेटिव एक्वस। मुझे ये स्टेप तो करना ही नहीं पड़ा, बॉन्ड तो तोड़ने ही नहीं पड़े, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में आके अपने आप आयोनाइज हो जाता है। तो आपको आधा काम तो करना ही नहीं पड़ता आयनिक रिएक्शन में, रिएक्टेंट ऑलरेडी अपने बॉन्ड तोड़ चुका होता है, बस आपको एक स्टेप करना है, रिएक्टेंट के बीच के नए बॉन्ड बनाना है। तो भाई जब काम आधा हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, फास्ट हो जाएगी। ओके, सो दैट विल बी ऑल इन द जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक बॉन्ड। आज मैं कम ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि कुछ टॉपिक्स तुम्हारे पढ़े हुए हैं, बट स्टिल आपको नोटबुक में तो लिखने हो, उनको स्किप मत करना क्योंकि वो अपना सिलेबस है। मैं इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि जस्ट 3 या 4 महीने पहले हमने किए ही है, वो 10th में कितनी बार रिवीजन हो गया था। तो नोटबुक में तो आपको हर टॉपिक मेंशन करना है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फिर हमारा आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट विद द कोवलेंट बॉन्ड। ओके, चलिए, थैंक यू बेटा।